पांडु बहुत ही लालची था। रुको रुको, क्या साहब, आपने सिग्नल तोड़ा, अब फाइन भरो 1000 रुपए। 1000 रुपए? अरे नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? सर कुछ ले देकर दफा कीजिए ना। ऐसा तो 200 रुपए ढीले करो। ये लो सर। पांडु हवालदार ऊपर की कमाई खाकर बहुत खुश था। वो हमेशा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को पकड़ता था, लेकिन फाइन लेने के लिए नहीं। क्या साहब, इतनी बड़ी गाड़ी है और सिर्फ 100 रुपए? कम से कम 200 तो दो। उसका एक ही मकसद था कि उसकी ऊपर की कमाई चलती रहे। समय के साथ साथ ऊपर की कमाई के साथ पांडु का पेट भी बढ़ने लगा। अब वो सिग्नल तोड़ने वालों के पीछे भाग नहीं सकता था, पर फिर भी उसे बकरे मिल ही जाते थे। देवा रे देवा, अपनी ऐसी ही कृपा बनाकर रख मुझ पर। एक दिन की बात है, एक टमाटे की गाड़ी वाले और एक कार वाले की आपस में टक्कर हो गई। साहब, ये आपकी गलती है, आपने सिग्नल नहीं देखा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तेरी गलती है। मैं तो सिग्नल देखकर ही चल रहा था, आपने सिग्नल तोड़ा। और तभी वहां हवालदार पांडु आ टपका। क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना साहब, इन साहब ने सिग्नल तोड़ा और मेरी गाड़ी ठोक दी। देखिए मेरा कितना नुकसान हुआ है। पांडु हवालदार ने गाड़ी वाले की ओर देखा। साहब 1 मिनट इधर आइए ना। गाड़ी वाला हवालदार को कोने में ले गया। साहब, मामला रफा दफा कर दीजिए। गाड़ी वाले ने पांडु की जेब में एक 500 का नोट डाल दिया। ठीक है साहब। देखो भाई टमाटर वाले, मुझको तो तेरी ही गलती लग रही है और अभी ट्रैफिक जाम भी कर दिया तूने। जल्दी साइड हटा। लगता है गाड़ी वाले से रिश्वत ली है इसने। भगवान करे उस गाड़ी वाले का और इस रिश्वतखोर हवालदार का बुरा हो, कीड़े लगे दोनों को। टमाटर वाला कोसते कोसते वहां से चला गया, लेकिन पांडु तो मुस्कुरा रहा था। अगले दिन पांडु रोज की तरह अपने सिग्नल पर खड़ा था। तभी एक गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा। रुको रुको सर, आपने ऑरेंज होने के बाद गाड़ी चालू की, अब आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कितना है? 1000 रुपए। 1000? लेकिन दूसरे सिग्नल्स पे तो 500 रुपए है। क्या सर, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? पता नहीं फाइन बढ़ गया है। ठीक है। उस आदमी ने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले। वैसे हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। कैसा सेटलमेंट? बख्शीश का। आप मुझे 200 रुपए बख्शिश दे दो और आपके 800 रुपए बच जाएंगे। ऐसा क्या? सर सोच लीजिए, 200 परवड़ेगा या 1000? वो गाड़ी वाला गाड़ी से नीचे उतरा। वो मुस्कुराते हुए पांडु के पास आया और उसने पांडु को जोर से तमाचा मारा। सेटलमेंट करेगा? मुझसे सेटलमेंट करेगा? सेटलमेंट करने के लिए तेरी ये नौकरी ही नहीं बचेगी, समझा? अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। मैं इस एरिया का नया कमिश्नर हूँ। सर 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 मेरी बात सुनिए सर। वो आदमी गाड़ी में बैठकर चला गया और लालची पांडु की तो भरे सिग्नल पर इज्जत निकल गई। ये रविंद्र जी है, गांव के सबसे बड़े रईस, और ये है उनकी पोती गुड़िया। गुड़िया के माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए और तब से उसके दादाजी ही उसके सब कुछ थे। दादाजी, ये लीजिए आपकी दवाई। हाँ हाँ। अरे गुड़िया, तुम्हारा 18वां जन्मदिन है कल। बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए दादाजी। गुड़िया बहुत ही निर्मोही थी। अगले दिन गुड़िया के जन्मदिन के अवसर पर रविंद्र जी ने अपने दूसरे बेटे ललित और बहू प्रभा को भी बुलाया। गुड़िया ने केक काटा और फिर रविंद्र जी ने गुड़िया के हाथ में एक एनवलप रखा। गुड़िया, ये लो तुम्हारा तोहफा। गुड़िया ने वो एनवलप खोला तो उसमें कुछ कागजात थे। ये क्या है दादाजी? आज से मेरी सारी जायदाद तुम्हारी है। हाँ? इस बूढ़े ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ललित और प्रभा ये सुनकर नाराज हो गए।
दावत के बाद जब वो अपने कमरे में गए, तुम्हारे बाप ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने बाबूजी से ये उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने तो सारी जायदाद उस गुड़िया के नाम कर दी। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अब जो भी करूंगी मैं करूंगी, तुम बस देखते जाओ। प्रभा ने अपने भाई गुड्डू को फोन लगाया। गुड्डू एक गुंडा था। अगली सुबह गुड्डू रविंद्र जी के घर आ धमका। अरे गुड्डू, आज यहाँ? वो जीजी यहाँ आई है ना, तो उससे मिलने चला आया। अच्छा किया, अब आ गए हो तो 2-3 दिन रुक ही जाओ। ठीक है। प्रभा और उसके भाई गुड्डू ने खूब खिचड़ी पकाई और फिर रात के अंधेरे में अब आप सो जाओ। प्रभा अपने कमरे में चली गई और गुड्डू गुड़िया के कमरे में गया। वहां उसने गुड़िया को नींद में ही मार दिया और फिर वहां से भाग गया। अगले दिन घर में मातम का माहौल था। गुड़िया की लाश सामने पड़ी थी। ललित और प्रभा रोने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन रविंद्र की आंखों में से एक भी आंसू नहीं टपका। बाबूजी, मैं जानता हूं कि आप गुड़िया को बहुत चाहते थे, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है? रविंद्र जी जरा भी भावुक नहीं थे। सारा क्रियाक्रम हो जाने के बाद प्रभा ने गुड्डू को कॉल लगाया। हेलो दीदी, अब तो आपके रास्ते का कांटा निकल गया ना? हाँ हाँ, अब सब ठीक है। अब सिर्फ वो बूढ़ा जायदाद हमारे नाम कर दे। कौन सा बूढ़ा? अरे मेरे ससुर, और कौन? तुम्हारे ससुर? दीदी भांग वांग पीली हो क्या? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? हैं? नहीं तो काहे? कल रात को गुड़िया के कमरे में जब मैं उसे मार रहा था तो तुम्हारे ससुर ने देख लिया। वो हमें रोक रहे थे, हमने उन्हें धक्का दिया और वो वही अलमारी से टकराकर मर गए। क्या? बाबूजी आप? बहू, अरे ओ बहू, बाबूजी, बाबूजी। मेरी जायदाद चाहिए तुम्हें? ये लो। रविंद्र जी ने प्रभा से अपने और अपनी पोती के खून का बदला ले ही लिया। ऋषभ और रानी एक ऐसे दाम्पत्य है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऋषभ और रानी दोनों काम पे जाया करते थे, इसलिए घर का भी काम दोनों मिल बांट कर करते थे। कभी ऋषभ चाय बनाता तो कभी रानी खाना बनाती। इन दोनों का प्यार देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। और आज ऋषभ एक एंटीक दुकान में गया है अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। बोलिए सर, क्या दिखाऊं? दोस्त, मेरी शादी की सालगिरह है आज। कुछ अच्छा दिखाओ जो देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। ठीक है सर। सेल्स वाले ने ऋषभ को एक अंगूठी दिखाई। मेरी पत्नी को जेवर इतने पसंद नहीं। सर, फिर मेरे पास एक नायाब चीज है। दिखाओ। ये देखिए, ये एक नायाब आईना है, 100 साल से भी पुराना। इसकी एक कारीगरी देखिए, शुद्ध चांदी की कारीगरी। ये रानी को जरूर पसंद आएगा। ऋषभ ने वो आईना पैक करवा लिया। ऋषभ घर गया और उसने वो आईना बेडरूम की दीवार पर लगा दिया। फिर वो किचन में गया और उसने खाना बनाया। रानी घर आई। अरे वाह, आज खाना तैयार है। जी मैडम। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। रानी अपने कमरे में गई। वाह ऋषभ, तुम्हें पसंद आया? इट्स ब्यूटीफुल। हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन इस रात से उस खूनी आईने का खेल शुरू हो गया। आधी रात को उस आईने में से एक काला साया बाहर आता था। ये काला साया सोती हुई रानी के ऊपर छाने लगा और उसमें समा गया। हाँ। क्या हुआ रानी? कोई बुरा सपना देखा होगा। ये लो, पानी पियो। अगली सुबह ऋषभ जल्दी उठकर रानी के लिए चाय लाया। मैडम उठिए, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? आपके बॉस को तो अटैक आ जाएगा। मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है। अच्छा अच्छा, कूल डाउन। तुम चाय पी लो, मैं रेडी होता हूँ। ऋषभ तैयार होकर आ गया, लेकिन रानी अभी तक वही बैठी थी। चलो मैं चलता हूँ, तुम आज आराम करो, मैं जल्दी आऊंगा शाम में। ऋषभ के जाने के बाद रानी जोर जोर से हंसने लगी। अब उस काले साये ने रानी को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया।
रानी दीवार पर चलने लगी, वो सीलिंग पर चलने लगी। बाद में वो अपने किचन में गई और वहां उसने चाकू उठाया और आखिर उस काले साए ने रानी को खत्म कर दिया। ये जगन है जो आज ही काम की तलाश में अहियापुर आया है। जगन यहाँ अपने मामा हरिया के घर रहने वाला है। प्रणाम मामा जी। चलो अच्छा है तुम आ गए। सफर कैसा रहा तुम्हारा? ठीक ही था। चीनू, अरे ओ चीनू के बच्चे, जगन के लिए पानी ले आना। चीनू पानी लेकर आया और जगन ने पानी पी लिया। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। मामा जी, मामी नहीं दिखाई दे रही? वो बड़ी लंबी कहानी है, तुम आराम करो, बाद में समझाता हूँ। जगन आराम करने लगा। चीनू, मैं खेत जाकर आता हूँ, तुम जगन का ख्याल रखना। चीनू चाय और समोसा लेकर लौटा। ये लो गरम गरम समोसा। अरे वाह, तुम्हें तो समोसे भी बनाना आता है। अब बचपन से खाना ही तो पका रहा हूँ, तो आएगा ही ना। मैं समझा नहीं। और मम्मी जी कहाँ है? माँ वो यहाँ नहीं रहती, वो अपने मायके में रहती है। पर क्यों? भूखी डायन की वजह से। भूखी डायन? हाँ, इस गांव में एक भूखी डायन हर रात हर घर को खटखटाकर खाना मांगती है। ये अजीब है। अजीब नहीं, ये एक श्राप है। आज से सालों पहले इस गांव में ठाकुरों का राज था। ठाकुर के बड़े बड़े खेत थे, जहां गांव के सारे लोग काम किया करते थे। इन्हीं में से एक थी रानी। रानी एक विधवा थी। रानी खेतों में काम करके दिहाड़ी से अपना घर चलाती थी। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर रानी को एक जानलेवा बीमारी हो गई। वो काम पर ना जा सकी। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसका कोई नहीं था। उस रात रानी ने गांव का हर एक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो घर लौटी और उसने पानी पिया और कमजोर होने की वजह से वही बेहोश हो गई। अगली रात जब वापस रानी को होश आया, तो वो फिर से लोगों के दरवाजे खटखटाने लगी। कुछ तो खाने को दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। कुछ तो खाने को दे दो। पर आज भी उसकी किसी ने मदद नहीं की। आखिर रानी ने दम तोड़ दिया और वो एक भूखी डायन बन गई और लोगों के दरवाजे खटखटाने लगी। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। जिसने भी दरवाजा खोला वो उसकी आखिरी रात होती है। तुम जरा संभल के रहना। बाप रे बाप। उस रात जगन और चीनू साथ सोए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे खाना चाहिए। चुपचाप सो जाओ। जगन पूरी रात सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जगन ने एक थाली में खाना भरा और एक गिलास में पानी और उसे दरवाजे के बाहर रख दिया। और फिर जगन और चीनू साथ सो गए। इस रात ना दरवाजे पर खटखट हुई, ना जगन की नींद टूटी। वो बड़े आराम से सोया। अगली सुबह जब उसने देखा तो थाली पूरी तरीके से साफ थी। फिर कभी रानी डायन ने जगन के मामा का दरवाजा नहीं खटखटाया। चाचू ये कहाँ ले आए आप हमें? चाचू आपने तो कहा था कि आप हमें कोई अच्छी जगह ले जाने वाले हैं। हाँ। लेकिन ये तो एक खंडर म्यूजियम है। खंडर? अरे इस म्यूजियम से ज्यादा रोमांचक जगह और कोई हो ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा इस म्यूजियम में क्या होगा? कुछ पुतले, पेंटिंग और कुछ पुरानी चीजें होंगी, और क्या? इन्हीं पुरानी चीजों में एक बहुत ही खास चीज है। ये तो कोई पुरानी अंगूठी लगती है, जिसमें बहुत बड़ा लाल हीरा लगा है। ये कोई आम अंगूठी नहीं, ये एक खूनी अंगूठी है। खूनी अंगूठी? क्या चाचू, आपको अब भी लगता है कि हम बच्चे हैं? खूनी अंगूठी। हंस लो, लेकिन जब इस अंगूठी की सच्चाई पता चलेगी ना, तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या खास है इस अंगूठी में?
सालों पहले पूरवगढ़ के महाराज थे राजा भान सिंह। उनकी पत्नी थी रानी लता देवी। लता देवी बड़ी ही खूबसूरत थी। लोग कहते हैं कि वो उस वक्त की सबसे खूबसूरत औरत थी। राजा भान सिंह की 2 और रानियां थी, चंद्रमती और नंदिनी। पर राजा भान सिंह की प्रिय थी रानी लता देवी। राजा भान सिंह ने रानी लता देवी के लिए अलग महल बनवाया। वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता था। महाराज, हमें आपसे कुछ चाहिए। बोलिए। हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा नायाब तोहफा लाए जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। हम अवश्य लाएंगे। कहते हैं कि ये तोहफा लाने के लिए राजा भान सिंह अपने घोड़े पे सवार होकर भारत से अफगान गए। वहां उन्होंने एक सौदागर से एक नायाब अंगूठी खरीद ली। इस अंगूठी में एक बड़ा सा लाल हीरा था। महाराज भान सिंह ने वो अंगूठी रानी लता देवी को दी। वो खुशी से फूले ना समाई। लेकिन ये अंगूठी उनकी दोनों पत्नियां चंद्रमती और नंदिनी को भी चाहिए थी। चंद्रमती ने रानी लता देवी के खाने में जहर मिलाया ये तुमने क्या किया चंद्रमती? और उसे मारकर वो अंगूठी छीन ली। लेकिन उस अंगूठी को हासिल करने के बाद चंद्रमती बदल गई। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। आखिर मैंने ये अंगूठी पा ली। तभी राजा भान सिंह वहां पहुंचे। रानी लता देवी की लाश देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। इस औरत को अभी के अभी किले से नीचे फेंक दिया जाए। सिपाहियों ने रानी चंद्रमती को किले से नीचे फेंक दिया। इस हादसे के कुछ महीने बाद राजा भान सिंह ने ये अंगूठी नंदिनी को दे दी। नंदिनी का भी बड़ा मन था कि वो ये अंगूठी पहने, लेकिन जैसे ही उसने वो अंगूठी पहनी उसे रानी लता देवी का भूत दिखाई देने लगा। ये मेरी अंगूठी है, मुझे मेरी अंगूठी वापस करो। अपने आप को रानी लता देवी के भूत से बचाने के लिए रानी नंदिनी दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते वो भी महल से नीचे गिर गई। महाराज के सलाहकारों ने कहा, इस अंगूठी को मंत्रों के जरिए शांत करके नष्ट कर देना चाहिए। राजा भान सिंह ने उनकी बात मान ली। उन्होंने बहुत से यज्ञ करवाए और उसके बाद इसे इस म्यूजियम में रख दिया है ताकि कोई इसे छू ना पाए। क्या सच में रानी लता देवी का भूत इस अंगूठी में है? कहते हैं इस खूनी अंगूठी में एक नहीं बल्कि 7 औरतों के भूत है जो अब भी इस म्यूजियम में घूमती रहती है। ये कहानी है एक कुएं की जो गांव के बीचों बीच था। लेकिन गांव वाले इसका पानी बिल्कुल नहीं पीते थे और अगर कोई गलती से पी लेता तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ता। आओ 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 हमारे पास आओ। नीलू और उसकी माँ कई सालों बाद अपने गांव आए थे। नीलू बेटा, उस कुएं से दूर रहना। रुको नीलू। लेकिन आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी बड़ी दादी माँ, वहाँ मत जाओ। लेकिन बड़ी दादी माँ, आखिर उस कुएं में है क्या? भूत, माँ बेटे का भूत। क्या दादी, भूत वूत कुछ नहीं होता। तू विदेश में रहता है, भूतों पे तुझे कहाँ यकीन आएगा? आंखों देखा ही मानेगा। खैर, उस कुएं में 2 बहुत ही खतरनाक भूत रहते हैं। पिछले 50 सालों से वो वही है। इसका मतलब भूत भी आपसे उम्र में छोटे हैं। धत, मेरा मजाक उड़ाता है। जब तुझे भौरी और भीकू दिखेंगे ना, तब समझेगा। भौरी और भीकू? 50 साल पहले यहाँ ठाकुरों का राज था। उस समय नीची जाति वालों को गांव की कुएं और मंदिरों में जाने पे सख्त पाबंदी थी। भौरी भी एक नीची समाज की औरत थी जो गांव भर साफ सफाई किया करती थी। भौरी का घर गांव की सीमा के बाहर था और उन लोगों को पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर नदी पर जाना पड़ता था। कहते हैं भौरी अपने बेटे भीकू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एकाएक भीकू को कोई जानलेवा बीमारी हुई। उसने बिस्तर पकड़ लिया और फिर एक रात पानी पानी माँ, पानी। अभी लाई बेटा, अभी लाई। ठाकुर साहब,
मेरा बेटा मर रहा है, मुझे एक लोटा पानी दीजिए। तू नीची जाति की है, तुझे इस कुएं का मीठा पानी नहीं मिलेगा। भौरी रोती हुए उस दूर की नदी पर गई, लेकिन जब तक वो वापस आई उसका भिक्खू मर चुका था। अपने बेटे भिक्खू की लाश अपने हाथों में लेकर भौरी वापस गांव आई। अरे ओ ठाकुर, आज मेरा बेटा सिर्फ तेरी वजह से मरा है। मेरा श्राप है तुझको कि तेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, और आज से जो भी इस कुएं का पानी पिएगा मैं उसे कुएं में डुबाकर मार दूंगी। भौरी भिक्खू की लाश हाथ में लिए उस कुएं में कूद गई, और उस दिन से आज तक जिस किसी ने भी उस कुएं का पानी पिया, सबके सब उस कुएं में कूदकर मर गए। बड़ी दादी माँ, वैसे कहानी तो अच्छी थी, लेकिन मैं डरा नहीं। नीलू, किससे बात कर रहे हो? बड़ी दादी माँ से। बड़ी दादी माँ को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। क्या? उन्होंने उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी।